ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिवृत्ति। ये कार्यक्रम प्रबंधन में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और MBA पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, प्रबंधन के नियम और संगठनात्मक व्यवहार की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर वीणा दानी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए साथियों, सुनिए प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिवृत्ति। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। नमस्कार छात्रों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अभिवृत्ति इस विषय पर। यह जो विषय है वह प्रबंधन के नियम तथा संगठनात्मक व्यवहार इस प्रथम प्रश्न पत्र के तृतीय इकाई पर आधारित है। मित्रों, जब मैंने अभिवृत्ति यह विषय आज की चर्चा के लिए चुना तो मैंने सोचा आज के चर्चा सत्र की शुरुआत हम एक उदाहरण से करते हैं। एक प्रायोगिक उदाहरण। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक शोध कार्य किया गया था जिसमें यह पाया गया कि नौकरी के लिए जितने आवेदन पत्र आते हैं और उनमें जिन प्रत्याशियों का चुनाव होता है, जिन उम्मीदवारों का चुनाव होता है, उनमें से 85% उनकी अभिवृत्ति को महत्व दिया जाता है और मात्र 15% उनकी स्मार्टनेस और कार्य के लिए उनका अनुभव तथा उनकी जानकारी को प्राथमिकता दी जाती है ना ये चौंकाने वाली बात? जिस विषय पर हम लोग इतना कम ध्यान देते हैं, इतना कम अपना समय देते हैं, और वही चीज़ हमारे लिए नौकरी के लिए प्राथमिकता बन जाती है। यानी कि अभिवृत्ति एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि चाहे हमारी निजी ज़िंदगी हो या व्यावसायिक ज़िंदगी हो, हर कदम पर हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति हमारा साथ देती है। क्या आप किसी ऐसे अधिकारी की कल्पना कर सकते हैं जिसकी अभिवृत्ति सकारात्मक ना हो किंतु फिर भी वो अपने कार्य में बहुत अधिक सफल हो जाए? या किसी ऐसे व्यवसायी की या ऐसे उद्यमी की जो कि अपने मातहत कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति ना रखता हो किंतु फिर भी एक बहुत सफल उद्यमी बन जाए? और छात्रों, आपकी ही बात ले लें, यदि आपकी अभिवृत्ति अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत अधिक सकारात्मक नहीं होगी तो क्या आप सफल छात्र बनेंगे? नहीं ना। तो इस चर्चा सत्र के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनकी ओर अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ। हमारे इस चर्चा सत्र के उद्देश्य है, इस चर्चा सत्र के पश्चात आप अभिवृत्ति की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे, अभिवृत्ति के पक्ष की व्याख्या कर सकेंगे, अभिवृत्ति के प्रकार बतला पाएंगे, अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर सकेंगे, सकारात्मक अभिवृत्ति का महत्व समझा सकेंगे तथा कार्यस्थल पर सकारात्मक अभिवृत्ति की उपयोगिता बतला सकेंगे। अब अभिवृत्ति क्या है, इसके बारे में आपको संक्षेप में बताऊं। अभिवृत्ति शब्द यह लैटिन भाषा के एप्टस शब्द से बना है, APTUS, जिसका अर्थ होता है तत्परता अथवा मानसिक झुकाव, मेंटल सेट। यानी कि शाब्दिक अर्थ में
अभिवृत्ति एक प्रकार से मानसिक झुकाव या तत्परता की स्थिति है जो हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है और जो इस बात को निर्धारित करती है कि हम किन चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण करेंगे। संक्षेप में, अभिवृत्ति एक मनोदशा है। लगातार कई अनुभव एकत्रित होने से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमारी एक निश्चित मनोदशा बनने लगती है। इसी दृष्टिकोण को या मनोदशा को अभिवृत्ति कहते हैं। हमारी अभिवृत्ति जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार का हमारा व्यवहार होगा। अभिवृत्ति की एक परिभाषा आपको बताएं। मुझे आशा है छात्रों कि आपके पास पेन और पेपर ज़रूर होगा, तो तैयार रहें। अभिवृत्ति तत्परता की ऐसी मानसिक तथा स्नायविक अवस्था है जो अनुभव द्वारा संगठित होती है और व्यक्ति की उन समस्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति अनुक्रियाओं पर निर्देशात्मक अथवा गत्यात्मक प्रभाव डालती है। यह परिभाषा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई है। अब हम आपको थोड़ा सा इस परिभाषा के मूल मुद्दों की तरफ ले जाएं। देखिए, इसमें कहा गया है अभिवृत्ति तत्परता की एक मानसिक अथवा स्नायविक अवस्था है। ये पहली बात है। दूसरा पॉइंट इसमें बतलाया गया है, यह अनुभव के द्वारा संगठित होती है। और तीसरी बात, व्यक्ति की उन समस्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति अनुक्रियाओं पर यानी रिस्पॉन्सेस पर निर्देशात्मक प्रभाव डालती है। तो अभिवृत्तियों का इसीलिए इतना अधिक महत्व सामाजिक मनोविज्ञान में बतलाया गया है, क्योंकि आखिरकार ये हमारी अनुक्रियाओं पर, हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालती है। अभिवृत्ति की विशेषताओं की हम चर्चा करें बहुत संक्षेप में, तो अभिवृत्ति कार्य के लिए उन्मुखता उत्पन्न करती है। अभिवृत्ति एक प्रकार से कार्य के लिए एक मेंटल सेट या मानसिक रुझान उत्पन्न करती है। अभिवृत्ति जन्मजात न होकर परिस्थितिजन्य होती है, अर्थात ये जैविक नहीं है, इसके ऊपर वंशानुक्रम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु व्यक्ति इसे अर्जित करता है। अभिवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। यहाँ अपेक्षाकृत इसलिए कहा गया है क्योंकि अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है। यद्यपि क्योंकि हमारी अभिवृत्तियाँ कई समय के उपरांत बनती है, इसलिए वे कुछ हद तक स्थायी होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि उनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति विशेष के संदर्भ में होती है। अब हम चर्चा करें अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है और इनका विकास कैसे होता है। तो इसमें 4 मुख्य बिंदु है, जिसमें से पहला बिंदु मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इंटीग्रेशन या समाकलन। समाकलन का मतलब यह है कि जब हम अपने आसपास के वातावरण में कुछ प्रतिक्रियाएं कर रहे होते हैं और बार बार हमारे समान अनुभव एकत्रित होते जाते हैं, तो उन समान अनुभवों के कारण हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। इंटीग्रेट करते जाते हैं, हमारे जितने अनुभव होते हैं वे एकत्रित होते जाते हैं। इसमें समाज के साथ हमारे जुड़े हुए अनुभव और हमारे रीति रिवाजों का भी हाथ होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें बिंदु है विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। व्यक्ति जब विभिन्न अनुभव इस समाज में लेता है तो उन अनुभवों का वह विभेदीकरण करता है कि कौन से अनुभव ऐसे हैं जो कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधक है, अर्थात सहायक है। उनके आधार पर वह उन वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति बना लेता है, और ऐसे अनुभव जो कि उसको तकलीफदेह होते हैं, जो कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक बनते हैं, उनके लिए वह नकारात्मक अभिवृत्ति बनाने लगता है। सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति की हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तीसरी बात है ट्रॉमा यानी दुखद अनुभव। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या कुछ व्यक्तियों के द्वारा किए गए, दिए गए ऐसे तकलीफदेह अनुभव व्यक्ति को जब होते हैं तो व्यक्ति उनके बारे में हमेशा के लिए नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण कर लेता है। और
चौथा बिंदु है इसमें अंगीकरण अर्थात एडॉप्शन। बहुत सी हमारी मनोवृत्तियाँ यानी कि अभिवृत्तियाँ ऐसी होती है जो हम इसलिए अंगीकृत करते हैं, जो इसलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि हम किसी समूह के सदस्य हैं और उस समूह की जैसी अभिवृत्तियाँ हैं वैसी ही अभिवृत्तियाँ हम अपनी खुद की भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम बहुत जाने होता है, अनजाने में ही हम उस समूह की अभिवृत्तियों को अपना लेते हैं। तो मैंने आपको अभी 4 बिंदु बताएं कि अभिवृत्तियों का निर्माण और विकास कैसे होता है। ये चारों बिंदु ऑलपोर्ट के द्वारा बतलाए गए हैं, ऑलपोर्ट एवं स्टेगनर। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ, ऑलपोर्ट एवं स्टेगनर के द्वारा ये 4 बिंदु बतलाए गए हैं। समाकलन, इंटीग्रेशन, विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, दुखद अनुभव, ट्रॉमा और अंगीकरण यानी एडॉप्शन। अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। इनको हम संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले वातावरण। वातावरण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि वातावरण में हम देखते हैं कि हमारा परिवार, हमारा जो परिवार है जिसमें हम रहते हैं, एक बच्चा जो कि जन्म से कोई भी अभिवृत्तियां लेकर के पैदा नहीं होता, जब वो अपने परिवार में पलता बढ़ता है तब परिवार के अन्य सदस्यों की जो अभिवृत्तियां हैं वह जाने अनजाने अपनाने लगता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इस बच्चे के साथ खेलता हूँ जो इधर इधर रहता है। मान लीजिए उसकी माँ ने उसको जवाब दिया, नहीं नहीं तुम उस बच्चे के साथ खेलने नहीं जाओगे, वो गंदा बच्चा है। अब छोटा बालक जाने अनजाने इस अभिवृत्ति को अपना लेगा कि उस तरफ रहने वाला बच्चा या वो विशेष बच्चा गंदा है, मुझे उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। यह अभिवृत्ति निर्माण का एक छोटा सा उदाहरण हुआ। फिर बच्चा जब परिवार से निकल के अन्य लोगों के साथ मिलने जुलने लगता है, आस पड़ोस, उसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर विद्यालय में जाने लगता है, विद्यालय में उसका एक छोटा समूह बनने लगता है, मित्रों का समूह बनता है। मित्रों के अलावा जो शिक्षक हैं वे भी उसकी अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। और सबसे मुख्यतः हमारी अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाली चीज़ है हमारी संस्कृति। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं और जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ हमारे कई अनुभवों को नए नए तरीके से हमें देता है, संजोता है और इसी के आधार पर हम अपनी अभिवृत्तियों को बनाते हैं। यही कारण है कि एक संस्कृति से आया हुआ व्यक्ति, उसका व्यवहार और उसकी अभिवृत्ति बिल्कुल भिन्न होगी, जबकि दूसरी संस्कृति से आए हुए व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ अलग होंगी और लिहाजा उसका व्यवहार भी अलग ही होगा। चलिए आगे देखें हम। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है हमारे अनुभव। हमारे अनुभव बिना कुछ कहे ही हमको सिखला देते हैं कौन व्यक्ति कैसा है, कौन सा समूह कैसा है, कौन सी वस्तु कैसी है। तो हमारे ये प्रत्यक्ष अनुभव भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष अनुभव। जैसे आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अमुक वस्तु अच्छी है, अमुक व्यक्ति अच्छा है, और वैसी ही कुछ कुछ अभिवृत्तियां हम अपनी भी बना लेते हैं। तीसरा बिंदु है शिक्षा। शिक्षा तो व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ही ला देती है। तो कुछ तो औपचारिक शिक्षा भी है जो कि छात्रों आप लोग ग्रहण कर रहे हो अभी, और कुछ अनौपचारिक शिक्षा भी होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि जाने अनजाने आपको मिलता रहता है। तो ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, हमारे अनुभव और हमारे वातावरण के कारक, ये सब मिलकर के हमारी अभिवृत्तियों को प्रभावित कर रहे होते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं अभिवृत्ति के पक्षों की। अभिवृत्ति के जो पक्ष है उनमें सबसे पहला है भावात्मक, अफेक्टिव, दूसरा है व्यवहारात्मक, बिहेवियरल, और तीसरा है संज्ञानात्मक। तो ये जो 3 पक्ष आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो आपको स्पष्ट करेंगे कि अभिवृत्ति का जो दायरा है
वो कितना विस्तृत है। सबसे पहले हम व्यवहारात्मक पक्ष देखें। अनुकूल अभिवृत्ति होने पर हम सहायता के लिए तत्पर होते हैं और प्रतिकूल अभिवृत्ति होने पर हमारा व्यवहार सहायता परक नहीं होता है। उदाहरण आपको बताती हूँ मैं। मान लीजिए आप अपने विद्यालय महाविद्यालय गए हैं, सामने ही आपका मित्र मिलता है। आप अपने दोस्त को देखकर, मित्र को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो आपका ये जो व्यवहार है वो आपका अनुकूल व्यवहार हुआ। चलिए संज्ञानात्मक पक्ष की हम बात करें तो संज्ञानात्मक पक्ष में व्यक्ति के विश्वास आएंगे, विचार, धारणा, ये सब अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष है। हम क्या सोचते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में क्या विचार है, ये अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को दर्शाता है। नेक्स्ट है भावात्मक। भावात्मक से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे मन में पसंद या नापसंद के भाव जो उठते हैं वो हमारे अभिवृत्ति को दर्शाते हैं कि ये हमारे भाव है। अच्छा, कभी कभी मित्रों तटस्थता के भाव भी हमारे मन में किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी अभिवृत्ति किसी नए विषय के बारे में या किसी नए शिक्षक के बारे में अभी कुछ भी नहीं बनी है। आप न तो उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, ना उस विषय को पसंद करते हैं और नहीं नापसंद। तो ये संभव है कि कभी कभी हमारी अभिवृत्ति तटस्थता की भी हो सकती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें और आपको अभिवृत्ति के प्रकार के बारे में बतलाएं। मुझे आशा है कि आप सब छात्र अपने हाथ में पेन और पेपर लिए हुए हैं और उनका उपयोग करते जा रहे हैं। अभिवृत्ति सकारात्मक यानी पॉजिटिव होती है या नकारात्मक यानी निगेटिव हो सकती है, या फिर जैसा अभी अभी हमने चर्चा की तटस्थ यानी न्यूट्रल हो सकती है। तो अभिवृत्ति सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ जो भी हुई उसके अनुसार हमारा व्यवहार होगा। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, वो मैं आपको बताती हूँ। सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए कहा जाता है कि वे जीवन के खेल में खिलाड़ी है। जिनकी नकारात्मक अभिवृत्ति होती है उनके लिए कहा जाता है कि वे जीवन के खेल में आलोचक है, क्योंकि वो हर बात के लिए नकारात्मक नजरिया रखते हैं। और जिनकी अभिवृत्ति तटस्थ है उन्हें जीवन के खेल में महज दर्शक भर बताया गया है, क्योंकि ना तो वो खिलाड़ी है ना आलोचक है, सिर्फ तटस्थता से देख रहे हैं। तो हमारी अभिवृत्ति ही हमारी शारीरिक मुद्राओं को प्रभावित कर रही होती है और उसी के अनुरूप फिर हमारा व्यवहार भी होने लगता है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की। हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति को हमने परिभाषित भी किया, अभिवृत्ति की विशेषताओं की चर्चा की। इसके बाद फिर हम लोगों ने अभिवृत्ति के पक्ष को जाना, अभिवृत्ति के प्रकार देखे। अब हम देखते हैं सकारात्मक अभिवृत्ति क्या है। सकारात्मक अभिवृत्ति को विशेष रूप से मैं आपका ध्यान इसकी ओर दिलाना चाह रही थी, क्योंकि सकारात्मक अभिवृत्ति हमें जीवन में बहुत सहायक होती है। सकारात्मक अभिवृत्ति को हम कहेंगे कि ये मन की स्थिति का बाह्य प्रकटीकरण है, जिसमें सकारात्मक बातों पर मन केंद्रित रहता है। यानी जब हमारी मन की स्थिति सकारात्मक होगी तो फिर वो हमारी मुद्राओं से भी प्रकट होगी, बाह्य प्रकटीकरण। दूसरा पॉइंट देखिए, रचनात्मक क्रियाओं में संलग्नता, खुश मिजाजी व आशावादिता। जो व्यक्ति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है वो हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव, कुछ न कुछ कामों में लगा रहता है, जिसमें कि उसकी आशावादिता भी झलकती है। ही इज़ ऑलवेज होपफुल कि ये काम संभव हो जाएगा, और उसका एक जो रवैया है, एक नज़रिया है, वो बहुत खुश मिजाजी वाला होता है, सबको साथ लेके चलने वाला होता है। अभिवृत्ति का अपने व्यक्तित्व पर अब हम प्रभाव देखें। अभिवृत्ति आशावादिता को उत्पन्न करती है। दूसरा बिंदु है
चिंता व नकारात्मक चिंतन को हमसे दूर रखती है। तीसरा बिंदु है व्यक्तित्व के अन्य शील गुणों की ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप ही आकर्षक लगने लगता है। और यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक न होकर नकारात्मक हुई तो वह व्यक्ति कितना भी आकर्षक क्यों न हो, कितना भी योग्य क्यों न हो, कितना भी गुणी क्यों न हो, उसके उन एट्रीब्यूट्स की ओर, उन शील गुणों की ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता। फिर सकारात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, क्योंकि यह रचनात्मकता को जन्म देती है। दैनिक जीवन की समस्याओं से जूझने में हमारी मदद करती है। दूसरों से सार्थक, मैत्रीपूर्ण व टिकाऊ संबंध कायम करने में भी हमें मदद दिलाती है। सकारात्मक अभिवृत्ति ना सिर्फ हमें स्वयं को प्रभावित करती है, बल्कि हम जिस कार्य वातावरण में रह रहे हैं, जहां हम अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं, उस कार्य वातावरण को भी प्रभावित कर रही होती है। आइए जानें कैसे हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति हमारे पूरे कार्य वातावरण पर प्रभाव डालती है। इसको बिंदुओं के रूप में यदि हम देखें तो सबसे पहली बात, यह उत्पादकता को बढ़ाती है। मिलकर कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। हमारे कार्य की क्वालिटी बेहतर बनती है। भाईचारे का माहौल उत्पन्न होता है। कार्य के प्रति वफादारी यानी लॉयल्टी बढ़ती है, क्योंकि सकारात्मक अभिवृत्ति का व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को अंजाम देने के लिए नए नए प्रयास करता रहता है, इसलिए उसकी कार्य के प्रति वफादारी भी बढ़ जाती है। कार्य मुनाफा बढ़ता है। बेहतर रिश्ते बनते हैं। तनाव कम होता है। न सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तिगत तनाव, बल्कि इसके अलावा कार्य वातावरण में भी तनाव कम हो जाता है। बोझिल, नीरस व जटिल कार्य अपेक्षाकृत कम मुश्किल यानी कि आसान हो जाते हैं। निजी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को सकारात्मक कार्य वातावरण भी एक प्रकार से राहत दिलाता है। देखिए मित्रों, हर व्यक्ति की अपनी कुछ न कुछ निजी समस्याएं होती है, और जब हम उन निजी समस्याओं को अपने साथ लेकर घर से बाहर चलते हैं, यानी अपने कार्य पर पहुंचते हैं, यदि कार्य का वातावरण भी उतना ही तनावग्रस्त रहा तो यकीनन हम बहुत अच्छा निष्पादन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। परंतु यदि कार्य वातावरण बोझिल नहीं हुआ तो वही व्यक्ति जो कि घर में तनावग्रस्त है, घर से बाहर आने के बाद अच्छे कार्य वातावरण में बहुत राहत महसूस करता है। थोड़ी देर के लिए अपना तनाव भी भूल जाता है। जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, किसी सामूहिक कार्य को लॉन्च करते हैं, वे पर्यवेक्षक भी सकारात्मक अभिवृत्ति के कर्मचारी की सहायता से समूह बल यानी ग्रुप मोराल कायम रखते हैं, क्योंकि जहाँ पर ग्रुप मोराल, समूह बल अच्छा होगा, हाई होगा, उच्च होगा, वहाँ पर समूह के सदस्य समूह की बाधाओं को दरकिनार कर देते हैं और बहुत अच्छा निष्पादन करते हैं। तो इस समूह बल को कायम करने में भी सकारात्मक अभिवृत्ति हमारी बहुत सहायता करती है। समूह कार्य को यानी ग्रुप वर्क को इससे बढ़ावा मिलता है। इसको मैंने यूं समअप किया है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जागृतावस्था का लगभग आधा समय कार्यस्थल पर बिताता है। यदि हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक हो तो यह समय बहुत सुगमता से, बहुत अच्छी तरह व्यतीत हो जाता है, और व्यक्ति को भी यह एहसास होता है कि उसने अपना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ न कुछ अपना एक सहयोग अच्छे काम के लिए दिया है। अभिवृत्ति का उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ सबसे पहले जब व्यक्ति की अभिवृत्ति नकारात्मक होती है, ये अभिवृत्ति नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर गई है, इसका उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है मैं स्पष्ट कर रही हूँ। सबसे पहले व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। जब हम ऐसा कहते हैं, यानी जब हमारी अभिवृत्ति बहुत नकारात्मकता की ओर है, तब हम मात्र 10% तक ही सफलता की गुंजाइश वहाँ होती है, या सफलता की हम अपेक्षा कर सकते हैं
सिर्फ 10% तक। थोड़ी सी अभिवृत्ति बेहतर हुई, व्यक्ति सोच रहा है कि मैं करूं या ना करूं, शायद मैं नहीं कर सकता, शायद मैं करके देखूं, मैं सोचता हूं कि शायद मैं कर लूँगा। इस तरह धीरे 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 आगे बढ़ते हुए सफलता के अवसर भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यदि हमने मन में ये सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ या मैं करके देख सकता हूँ, तो फिर हमारे मन में उस कार्य को करने की लगन उत्पन्न होती है और हम उस कार्य को अंजाम देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मैं करूँगा तक व्यक्ति पहुँच गया, यहाँ सफलता के अवसर 90% हो गए। मैंने कर लिया, तो मैंने कर लिया इसका मतलब है कि 100% इज द चांसेस ऑफ सक्सेस, और अभिवृत्ति भी कैसी हो गई, पूर्णतः सकारात्मक। तो मित्रों, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही व्यवहार हम करते हैं। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। अभिवृत्ति व वैयक्तिक उपलब्धि में निकट संबंध है। द हाई एक्सपेक्टेंसी सक्सेस थियरी, उच्च प्रत्याशा सफलता सिद्धांत। ये सिद्धांत मैंने एक जगह पढ़ा है और उसका संक्षेप ये है कि हम जितनी ज़्यादा प्रत्याशा रखेंगे हमारी सफलता के लिए, हम जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता हमको मिलेगी। यानी कि एक्सपेक्टेंसी रखना बहुत आवश्यक है, सोचना कि हमें सफलता मिलेगी। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे मन ही मन ये कहते रहते हैं कि हमें जीतना है, हमें जीतना है। अपने आप से कहते हैं, अपने साथियों से कहते हैं, और इसका प्रभाव ये होता है कि क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सफलता और उन्हें आशातीत सफलता मिल भी जाती है। किसी परिस्थिति से हम जितनी अपेक्षा करेंगे उतनी ही हमें सफलता प्राप्त होगी। यह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, आत्मपूर्ति भविष्यवाणी का ही एक प्रकार है। योर एटीट्यूड इज शोइंग, ये एक पुस्तक है जिसमें सफलता के 2 मंत्र बतलाए गए हैं, कार्यकुशलता और अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो कार्यकुशलता और अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में विशेष रूप से आपको बताना चाहती हूँ कि गुड ह्यूमन रिलेशन इज द की टू सक्सेस एंड गुड रिलेशंस इज 90% एटीट्यूड। तो जब हमें बहुत अच्छे संबंध हम बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, हमारी अभिवृत्ति के आधार पर ही हम बना पाएंगे। अब मित्रों, नकारात्मक अभिवृत्ति के भी कुछ परिणाम होते हैं, जैसे व्यक्ति में कड़ुआहट उत्पन्न होती है, नाराजगी उत्पन्न होती है, उसकी जिंदगी उद्देश्यहीन हो जाती है, वह तनावग्रस्त बनने लगता है, उसमें कमी खोजने की एक आदत होने लगती है, और नकारात्मक अभिवृत्ति व्यक्ति समूह को टुकड़ों में बांट देती है। परिणाम स्वरूप सभी को असफलता मिलती है। हमें नकारात्मक अभिवृत्ति से बाहर आने के लिए निश्चय ही अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या हम अपनी अभिवृत्ति को सदैव सकारात्मक बनाए रख सकते हैं? पता नहीं, आप लोग इसके बारे में सोचिए। इसका उत्तर लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित रहूंगी। तब तक आप रिवाइज करते रहिए। हम लोगों ने इस सत्र में क्या क्या पढ़ा, अभिवृत्ति की परिभाषा, अभिवृत्ति की विशेषताएं, अभिवृत्ति के पक्ष और सकारात्मक अभिवृत्ति, उसके लाभ तथा नकारात्मक अभिवृत्ति से होने वाले जो खतरे हैं उनकी ओर मैंने इंगित किया। मित्रों, आज की इस चर्चा को अब हम यहीं विराम दे रहे हैं। अब आपसे अपेक्षा करती हूँ कि फिर बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिवृत्ति। आज आपने इस कार्यक्रम का पहला भाग सुना। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी
डॉक्टर वीणा दानी, निवेदिका फरनाज हसन। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम NITTTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।